सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं और जहांगीर, आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की सूरत हाल से प्रोग्राम का आगाज करेंगे। आज पहला कारोबारी रोज है और मार्केट में हमने आज एक पॉजिटिव डेवलपमेंट देखी है। मुस्बत पेशरफ सामने आई है जहां तकरीबन 158 पॉइंट्स का इजाफा हुआ और 79,000 से ऊपर इस वक्त ये इंडेक्स मौजूद है। तवक्को ये की जा रही है कि आने वाले दिनों में ये 80,000 को भी क्रॉस करके और मजीद आगे की तरफ अपना सफर जारी रखेगा। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पाकिस्तान के अब आहिस्ता आहिस्ता पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं और जो 2% इंटरेस्ट रेट में इस वक्त कमी हुई है उसको बिजनेस कम्युनिटी कोई खास वेलकम तो नहीं कर रही, चूंकि उनके नजदीक गुंजाइश काफी ज्यादा थी। अब मार्केट में ये किस तरह कुछ पॉजिटिविटी लेकर आ सकता है, इस पर भी हम बात करेंगे। और जो इस वक्त ट्रेडर्स हैं वो कितनी एक्सपेक्टेशन लगाए हुए थे कि कितने फीसद कमी इसमें एक्सपेक्टेड थी, इस पर गुफ्तगू करेंगे। एहसन मेहनती साहब MD एंड CEO हैं आरिफ हबीब कमोडिटीज के। बहुत शुक्रिया एहसन साहब प्रोग्राम के अलावा। अब हम देख रहे हैं कि आज भी ये 150 तकरीबन पॉइंट्स की ये इजाफा हुआ है मार्केट में और 79,000 से ऊपर अभी भी इंडेक्स मौजूद है। जो 2% इंटरेस्ट रेट में कमी हुई है उसका कोई खातिर ख्वाह फायदा आपको नजर आ रहा है मार्केट में? देखिए बिल्कुल, चूंकि आप देख रहे हैं कि इस वक्त पॉलिटिकल एनवायरनमेंट काफी जो है वो सरगर्म है। फिर इसके अलावा जो सिक्योरिटी अनरेस्ट भी था कंट्री के अंदर, उसके भी इम्पैक्ट देखे जा रहे थे। जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, दुनिया भर की मार्केट्स प्रेशर में, उसके बावजूद पाकिस्तान मार्केट मुस्बत जो है वो डायरेक्शन में इसलिए है कि हमने देखा कि पॉलिसी रेट के अंदर कमी भी, इकोनॉमिक इंडिकेटर जिस तरह से आप इंडिकेट कर रहे हैं, ट्रेड डेफिसिट के अंदर कमी भी, एक्सपोर्ट्स जो है 14% उसके अंदर इजाफा हुआ। आगे जो है इकोनॉमिक डेटा पाकिस्तान का इम्प्रूव और भी ज्यादा होगा जब IMF का जो अप्रूवल है वो सितंबर 25 को जो उसकी एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग है वो जैसे ही प्रोग्राम को अप्रूव करेगी, आई थिंक कि वहीं पर हमें ADB का सपोर्ट भी मिलेगा, दीगर मल्टीलेटरल एजेंसीज हैं और फिर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हमारे अब बीट होते हुए $13 बिलियन की तरफ होते हुए नजर आएंगे। रुपी भी काफी स्ट्रेंथन हुआ है। आई थिंक कि इन्वेस्टर काफी ज्यादा इकोनॉमिक फंडामेंटल्स को चीयर अप कर रहे हैं जिसकी वजह से मार्केट मुस्बत डायरेक्शन ले रही है बनिस्बत इसके कि जिस तरह से डिस्कस किया, काफी जो है इकोनॉमिक चैलेंजेस इस वक्त मौजूद है। तो ऐसे सब इस वक्त इन्फ्लेशन सिंगल डिजिट में आ गई है, इंटरेस्ट रेट में भी 2% की कमी कर दी गई है और अगर ये पिछले हम 2 रिव्यूज को मिला लें तो 4.5% कमी आ गई है। इस हिसाब से बिजनेस एक्टिविटी जनरेट हो रही है इस वक्त? देखिए बिल्कुल, इस वक्त तो हम देख रहे हैं कि कुछ जो रिलीजियस एक्टिविटी है जिसकी वजह से एक्टिविटी थोड़ी सी कॉशियस है, लेकिन आफ्टर 12th ऑफ रबीउल अव्वल हमें नजर आ रहा है एक्टिविटी काफी ज्यादा मुस्बत हो जाएगी। आगे इन्फ्लेशन 7% तवक्को की जा रही है, करंट अकाउंट सरप्लस की एक्सपेक्टेशन है, IMF $7 बिलियन देगा। तो आई थिंक कि बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है कि FDIs पाकिस्तान के अंदर फ्लो इन हो। अभी स्टेट बैंक ने बड़ा एक सेफ डिसीजन लिया है कि 200 बेसिस पॉइंट्स की कमी इंटरेस्ट रेट में हुई है। अगर ये 350 या 400 बेसिस पॉइंट्स की कमी होती, कुछ इकोनॉमिस्ट तो ये भी कह रहे हैं कि 450 या 500 बेसिस पॉइंट्स की भी गुंजाइश मौजूद थी। तो अगर ये डिसीजन ये डबल फिगर्स में सामने आता, यानी 2 की जगह 400 बेसिस पॉइंट्स की कमी होती, तो कितना इंपैक्ट क्रिएट होता, कितना डिफरेंस ये क्रिएट कर सकता था? देखिए 10% तक गुंजाइश थी। रियल इंटरेस्ट रेट 10% पाकिस्तान के पॉजिटिव है इस वक्त हम देख रहे हैं कि वो 8% पर आए हैं जब ये 200 बेसिस पॉइंट, तो आई थिंक कि 800 बेसिस पॉइंट की और मजीद गुंजाइश इस वक्त है। और आई थिंक कि ये रफ्ता रफ्ता जो है वो हमें पॉलिसी रेट को हमने कम होते हुए देखना है, लेकिन एक साथ अगर पॉलिसी रेट के अंदर कमी होगी तो इन्फ्लेशन दोबारा से आ सकती है। इस सिचुएशन को देखते हुए आई थिंक कि अच्छा फैसला था, लेकिन जाहिर है इस वक्त लेवरेजिंग कॉस्ट जितनी कम होती है उतनी इंडस्ट्रीज के लिए बेहतरी जो है वो देखी जा सकती है। और वक्त के साथ हम देखेंगे कि इंटरेस्ट रेट के अंदर और कमी देखी जाएगी जब 7% इन्फ्लेशन रेट हम देखेंगे होपफुली सितंबर माह का। तो आई थिंक कि जो इकोनॉमिक की जो डायरेक्शन है वो बहुत मुस्बत जा रही है। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट रफ्ता रफ्ता जो है वो कंट्रोल में आ रहा है और आगे हम जो है एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि SIFC जो है वो भी जो है उसकी मद में काफी ज्यादा UAE, सऊदी बेस्ड और कतर बेस्ड इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान मार्केट का रुख करेगी, जो मेनली जो है एग्री सेक्टर और रिफाइनरीज और माइनिंग की तरफ पैसा जाएगा। और ऐसा सब जाहिर है ये सारे लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स हैं, ग्रेजुअली हमारे इंडिकेटर्स अब पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं, स्ट्रेंथन हो रहे हैं। तो ये अगले चंद माह तक अगर ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा तो फिर हमारा इंडेक्स क्या हम 6 फिगर्स में जाने की तवक्को कर सकते हैं? चूंकि जब 2023 का एंड था तो उस वक्त तवक्को की जा रही थी कि जनवरी, फरवरी या मार्च तक हम इसको अचीव कर लेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उस वक्त मुमकिन नहीं हो सका, जबकि वो 80s में भी गया, 80,000 क्रॉस किया इसने, लेकिन फिर करेक्शन हो गई। अब ये एक्सपेक्टेशन है अगर ये सारे इंडिकेटर्स इसी तरह पॉजिटिव रहते हैं?
जी बिल्कुल, हम फर्म है 2025 में ये 6 फिगर्स इंशाल्लाह होगा। और सेकंडली इसके लिए इट इज़ इम्पोर्टेंट कि इकोनॉमिक चैलेंजेस को मीट करने के लिए पॉलिटिकल एनवायरनमेंट अगर हम उसको कंट्रोल में रखें और अगर हमारी गवर्नमेंट चलती रही मोस्ट प्रॉब्ली। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया एहसन मेहंदी साहब, एमडी एंड सीईओ आरिफ हबीब के साथ मौजूद थे और कह रहे थे कि 6 फिगर्स में ज़रूर जाएगा इंडेक्स, लेकिन उसके लिए कुछ पॉजिटिविटी चाहिए। जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स इस वक्त हमें इस्तेहकाम की तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं, अगर IMF प्रोग्राम को हम कामयाबी के साथ हासिल कर लेते हैं तो हमारा ये टारगेट भी अचीव हो सकता है। अब टारगेट हमें बिजली सस्ती करने का भी अचीव करना है, लेकिन उसके लिए इस वक्त हुकूमत कोशिशें भी कर रही है और वो कोशिशें कहीं कामयाब नज़र आ रही हैं, कहीं वो मुकम्मल तौर पर नाकाम होती नज़र आ रही हैं। चूँकि IPPs के साथ ऐसा लग रहा है कि मामलात या मुज़ाकरात का सिलसिला आगे बढ़ नहीं सकेगा। कुछ IPPs की जानिब से अब ये रिएक्शन दिया गया है कि वो आलमी अदालत में जा सकते हैं अगर उनके मुआहदात को रीनेगोशिएट करने की कोशिश की गई या उन पर किसी भी तरह का कोई प्रेशर डाला गया तो उसके फिर कॉन्सिक्वेंसेज हुकूमत पाकिस्तान को बर्दाश्त करने पड़ सकते हैं। अब ये मामला कितना सीरियस हो सकता है और क्या पाकिस्तानियों को जो सस्ती बिजली का ख्वाब देख रहे हैं वो पूरा हो सकेगा या नहीं, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर शुएब अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एनर्जी एक्सपर्ट हैं। तो शुएब साहब, ये ज़ाहिर है कि रीनेगोशिएशन नहीं हो सकती IPPs के साथ मुआहदों में, जो कि खुद से ऑफर कर रहे हैं वो अपनी जगह पर, लेकिन जो अपने मुआहदों को नहीं चेंज करना चाहते तो वहाँ तो फिर हुकूमत मजबूर हो गई आकर आलमी अदालत में। अगर ये मामला जाता है तो ज़ाहिर है वहाँ फिर IPPs के थ्रू पाकिस्तान पर मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर फिर जुर्माना भी हो सकता है और ये एक विन विन सिचुएशन तो नहीं होगी हुकूमत पाकिस्तान के लिए। अरबाब जहांगीर, मैं आपको एक रेफरेंस दे रहा हूँ आप ही के अपने प्रोग्राम का। गालबन 8 या 9 सितंबर को हमारा एक प्रोग्राम था और आपने मुझे कैपेसिटी चार्जेस के हवाले से सवाल पूछा था। तो मैंने उस वक्त आपको बताया था कि ये बेसिकली PFI के तहत ये एग्रीमेंट्स हुए हैं, प्राइवेट फाइनेंशियल इनिशिएटिव। ये हमारे देखने वाले भी अपने तौर पर चाहें तो वो रिसर्च इस पे कर सकते हैं। इसको मजीद वो जाके गूगल करके इसके ऊपर सर्च कर सकते हैं कि ये PFI क्या होता है। और मैंने उस वक्त आपसे यही गुजारिश की थी कि जनाब हम चाहे जो मर्जी आए कर लें, हम इसको निगोशिएट नहीं कर सकते क्योंकि ये उन्हें इंटरनेशनल प्रोटेक्शन है और अगर ये इसके ऊपर कोई गड़बड़ करेंगे तो वो लोग आदमी अदालत में चले जाएंगे। ये बात हम सबसे पहले अपने चैनल पे, बोल चैनल पे हम ये बात ब्रेक कर चुके हैं। हमारी ये बात हम आपकी और मेरी, हमारी से मुराद ये है कि आपकी और मेरी इस बात पर, इस मौजू पर बात बड़े वाज़े तौर पर हुई थी और इसीलिए मैं बारहा ये बात कहता रहा हूँ कि देखिए अब ये दो ना अलग अलग सवाल है। आपने एक सवाल ये कहा कि सस्ती बिजली का ख्वाब दिनों में पूरा होता है। अरबाब जहांगीर, इस पे तो हम लोग इतनी बात कर चुके हैं कि दिनों में पूरा होता है। 3 चीजें मैंने उस दिन भी कही थी, फिर दोहरा दूंगा अगर आप कहेंगे कि हमारा मतलब आज अगर जैसे मिसाल के तौर पर किसी और मसले में रात 11 बजे तक पार्लियामेंट को बुला के बिठाया जा सकता है और उसके ऊपर मतलब एक जो रस्साकशी पूरे मुल्क ने देखी, पूरी कौम ने देखी, बाहर भी अब हमारा मजाक उड़ाने लग गए। हमारे जो दोस्त बाहर से कॉल करते हैं वो कहते हैं यार ये क्या हो रहा है। तो अगर वहां पर आईनी तरमीम पर सब कुछ हो सकता है तो ये जो मसला इस वक्त कौम की नब्ज है, ये कौम की नब्ज चलेगी तो आपकी पार्लियामान भी चमकेगी, छोटा ऐवान भी चमकेगा, बड़ा ऐवान भी चमकेगा। नब्ज ही बंद हो गई अरबाब जहांगीर तो क्या करेंगे हम पाकिस्तानी। आप नब्ज को तो चलाएं सबसे पहले, उस पे तो सारे सर जोड़ के बैठे, उस पे तो ये मोहब्बतों के काफिले आगे बढ़े ताकि लोगों को पता चले कि हम कर क्या रहे हैं और हम कैपेसिटी चार्जेस और IPPs के इस चुंगल से नहीं निकल सकते। मैं ये बारहा इस बात के ऊपर मैं अपना जो है ना वो पूरा का पूरा जोर लगा चुका हूँ। रह गया सवाल इसका सस्ती बिजली का ख्वाब। आज रात ये एक इनिशिएटिव लें कि हम रात को उस वक्त तक पूरा पार्लियामान नहीं सोएगा जब तक बिजली चोरों का कलाकुमा ना हो सके, जब तक मुफ्त खोरों से हम हिसाब ना कर सके, उनकी बिजली बंद ना कर सके और जब तक वो तमाम हुकूमती इदारे जिनके जिम्मे वाजिबुल अदा बिल है वो ना दे दे, हम सोएंगे नहीं। आपका कल सस्ती बिजली का ख्वाब पूरा हो जाता है। ये कौन सी कोई न्यूक्लियर साइंस है अरबाब जहांगीर जिसको जो इनसे हल नहीं हो रही। ये कौन सा ऐसा मसला है। टेक्निकल इश्यूज तो बाद में, मैं तो हमेशा आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूं कि अरबाब मुझसे आपने ना टेक्निकल बातें नहीं पूछनी। मैं क्या करूं टेक्निकल बातें आपको बता के, मैं तो आपको सादा सस्ता आसान सा हल बता रहा हूं कि आज करें ना ये फैसला। क्यों नहीं करते ये फैसला? ये इसलिए नहीं करते कि इनको पता है ना कि जिन लोगों ने इन पे पैसे लगाने हैं, इन सब पे मैं बार बार कहता हूं आपको कि इन सब पे जिन लोगों ने पैसे लगाने हैं वो तो कैपेसिटी पेमेंट से कमा के इन पे लगाएंगे ना कल इलेक्शनों में। ये जो आज आपको नजर आता है सीटों को पूरा करना और ये क्या फरिश्ते पूरे कर रहे हैं ये सीटें,
ये सीटें पैसों से पूरी होंगी ना, वो पैसा कहां से आएगा? वो यहीं से तो अब ये सादा और आसान सा है। ये तो जाहिर है इनके बिल में है, आपके बिल में, ये हमें भी पता है, और जाहिर है कि इस हल से तवज्जो हटाने के लिए वो टेक्निकल पॉइंट्स को लेकर आते हैं, तो इसीलिए हम भी उस टेक्निकलिटीज पर इसीलिए बात करते हैं कि वहां अगर ये कोई एतराज करें तो वो चीजें भी इनकी खत्म कर दें। आपके पास इंडिजिनस गैस मौजूद है, आप मकामी गैस को इस्तेमाल करें, आपके सस्ते जराए अपने ये पाकिस्तान में मौजूद हैं, कोयले के ज़खायर आपके पास मौजूद हैं, उन सबको इस्तेमाल करके तो बहुत आसानी से आप कॉस्ट को भी कम कर सकते हैं। तो चलें, ये अगर सस्ता और सादा मसला नहीं इनकी समझ आ रहा, तो ये टेक्निकल जो मसला है ये उस पर ही कम से कम काम कर लें, तो यहां से भी मसले का एक हल तो निकल सकता है। जी अरबाब जहांगीर, हमारे यहाँ देखिए, मैं आपको गुजारिश करूं, 48,000 मेगावाट की सिर्फ आपके पास कोल की कैपेसिटी है। अच्छा, उसके बाद आप सिर्फ अपने लाइन लॉसेस कम कर दें, मैं फिगर्स दोबारा रिपीट करता हूं, वो हो सकता है कोई कमी बेशी उसमें हो जाए, 17.5 मैंने आपको कहा था मेगावाट जो आपका परसेंट है, उसका जो टोटल इसकी आपकी जो कंजम्पशन है उसका 17.5 आप सिर्फ अपने लाइन लॉसेस से पूरा कर सकते हैं। आप इंफ्रास्ट्रक्चर को ही अपग्रेड कर दें, वो जो घिसा पिटा पुराना निजाम हमारे पास चल रहा है और कुछ नहीं कर सकते। अल्लाह का वास्ता है, एक डैम के बराबर आपको बिजली बनी हुई मिलती है आपसे, सिवाय इसके कि आप डैम्स के ऊपर आप अपनी जो है ना, बड़े डैम्स के ऊपर आप अपनी जो है सियासत चमकाएं। आप ये सिर्फ लाइन लॉसेस, आज जदीद तरीन टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, ऐसे इक्विपमेंट, ऐसा दुनिया ने ऐसी इनोवेशंस की हैं कि जहां पर आप ऐसा इक्विपमेंट लगा सकते हैं जिससे आप चेक कर सकते हैं कि आपका लाइन लॉस कहां हो रहा है, और आप और कुछ ना करें, कम से कम चलें आपके पास कहीं से कुछ सदका खैरात लेकर उनसे कहें कि जी हम अपने बिजली के सिस्टम को अपग्रेड करना चाह रहे हैं। आप इस कौम से कॉल करें, ये कौम खड़ी हो जाती है। कौन सा ऐसा वक्त है तारीख का, मतलब 50 साल से तो मैं भी देखता हुआ आ रहा हूँ कि जब भी कोई ऐसा वक्त आया है, जब भी इस कौम को कॉल किया गया, ये कौम खड़ी हो गई है। लेकिन अब हमारा ट्रस्ट डेफिसिट बढ़ता जा रहा है, और ये हमारे हुक्मरानों को, हमारे अकाबरीन को, हमारे पार्लिमान को ये बात समझ में नहीं आ रही कि ट्रस्ट डेफिसिट बढ़ता जा रहा है। मत करें खुदा के लिए ऐसा काम जिससे आपकी अवाम और आपके दरमियान खलीज बढ़ती जा रही है। और वो उसने कहा था ना, ज़बान खल्क को निकारा खुदा समझो। ये लोग आज तक अभी तक इस बात को समझ ही नहीं रहे। ये बहुत बड़ी खतरनाक चीज है। देखें, जब कौम का एतमाद उठ जाता है अपनी क़यादत के ऊपर से, तो ये फिर कौमें, फिर उन कौमों का क्या होता है, वो फिर शुतरे बेमार हो जाती हैं। और तो जहां कौम के एतमाद की बात है, वहीं जो इस वक्त बिजनेस कम्युनिटी है, जो इस वक्त इंडस्ट्री है हमारी, वो भी कमजोर से कमजोर होती जा रही है, वो सुकड़ती जा रही है। एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स हम नहीं पूरे कर पा रहे, जो टारगेट, जो नंबर्स हमें बताए जाते हैं कि इस साल हमारा ये टारगेट है, हम वहां तक बहुत मुश्किल होती है हमें पहुंचने में, क्योंकि उनका कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कई गुना बढ़ चुका है इस बिजली की वजह से। यही तो मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि ये जो एक ट्रस्ट डेफिसिट, यकीन करेंगे इतनी खौफनाक इस्तिलाह है, माशरती जो अवामिल होते हैं, जो हमारे सोशियोलॉजी में हम पढ़ते हैं, वो कहते हैं कि जी ये जो ट्रस्ट डेफिसिट है, ये इतना खतरनाक होता है कि अगर ये एक घर में हो जाए तो वो घर बर्बाद हो जाता है। और यहाँ कौम का ट्रस्ट डेफिसिट हो रहा है। तो खुदा के लिए आप इस बात को समझें। आप जो इररेलेवेंट इश्यूज हैं, जिनका इस मुल्क के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, खुदा की कसम, इस मुल्क की बका के साथ, इस मुल्क की तरक्की के साथ, इस मुल्क की जो है ना प्रोग्रेस के साथ, उन जिन इश्यूज के ऊपर ये सारे सर जोड़ के बैठे हुए हैं, उनका कोई ताल्लुक नहीं है। अगर आपने ताल्लुक रखना है तो देखिए, ये नेक्सस है, 3 चीजें हैं। मैं आज आपको दोबारा चले टेक्निकल टर्म्स में बताता हूं कि ये जो वाटर, एनर्जी और फूड सिक्योरिटी, ये 3 चीजें दुनिया में जिन लोगों ने, आप दूर क्यों जाते हैं, मैं अपने पड़ोसियों का नाम नहीं लेता होता, लेकिन मैं इनको अप्रिशिएट करता हूं जो ये काम अच्छे करते हैं। इन्होंने इन 3 चीजों के ऊपर काबू पाने की कोशिश की है। अरबाब जहांगीर, आपको मैं बताऊं कि हमारे पास जो हमारा पानी का जखीरा है, आप अंदाजा करें ना, अभी मैं उस दिन भी ये रोना धोना मैंने किया आपके चैनल पे भी, और भी जो दोस्त मुझे कॉल करते हैं, मैं कहता हूँ अरबों डॉलर का आपका पानी जाया हो गया, वो आसमान बरसाता रहा आपके ऊपर अपनी रहमत, और हमने जाया कर दिया। इंडिया के पास इस वक्त 90 डेज का पानी जो है वो है, कैपेसिटी है उसके पास। उसके पास इंडिया के पास 200 डेज का, अमेरिका के पास 900 डेज के पानी की कैपेसिटी है। लोगों ने इस तरीके से अपने मुल्कों को बनाया है। और आपको पता है हमारे पास कितना है, ये भी आप जरा सुन लीजिए। हमारे पास 30 डेज की पानी की कैपेसिटी है कि गॉड फॉरबिड हमारे साथ अगर कोई ऊंच नीच हो जाए तो हम 30 दिन से ज्यादा सर्वाइव नहीं कर सकते। ये तो हमारा हाल है। और ये मैं आपको जो ऑथेंटिक यूएनडीपी की रिपोर्ट है उसकी मैं आपको ये जो इंटरप्रिटेशन है वो बता रहा हूँ। तो आप पास ये टाइम था, आसमान बरस रहा था, आप उसको करते। जिस कौम ने, जो मुल्क, जो मुमलिकत और उसकी जो क़यादत है, जो उसकी गवर्नेंस का इंफ्रास्ट्रक्चर है या गवर्नेंस का जो स्ट्रक्चर है, अगर वो आज के दौर में इन 3 चीजों को इंश्योर नहीं कर सकते तो याद रखिएगा, मैं आज आपको फिर बता रहा हूँ, कहीं आपको खुदा न खास्ता ये ब्रेकिंग में दोबारा खबर न चलानी पड़े कि आज के दिन अगर आप वाटर,
एनर्जी और फूड सिक्योरिटी, क्योंकि वाटर और एनर्जी के साथ आपकी फूड सिक्योरिटी बराह रास्त मुंसलिक है। अगर आप इन 3 चीजों को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, यकीन करें ये आईनी तरमीम, ये फला तरमीम, ये फला शशके, ये फला रोले, ये सारी बात की बातें हैं। आप लोगों को खाने को तो दें, उनको जिंदा रहने का तो हक ना उनसे छीने ना, फिर तरमीम भी आपके किसी काम आ जाएगी। मुझे सिर्फ और सिर्फ दुख ये है अरबाब, अगर आज आपका प्रोग्राम ना होता तो शायद मैं ये अपने दिल का दुख ना किसी के साथ शेयर कर सकता है इस कौम के साथ, कि मुझे सिर्फ दुख ये है कि जो आपके रेलिवेंट इश्यूज हैं, जो इस वक्त आपके कौम की जरूरत है, लीडरशिप, मैंने 28 साल लीडरशिप पढ़ाई है। लीडरशिप का पहला बुनियादी उसूल यही होता है कि आप वक्त की नफ्स के ऊपर हाथ रख के देखें कि नफ्स कैसे धड़क रही है और उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। साहब, ये हमने पिछले महीने देखा था, जब अगस्त का महीना शुरू हुआ था, एक टास्क फोर्स बनी और वो उस वक्त हमने भी, ज़ाहिर है उससे पहले से हम IPPs की बात कर रहे थे, बहुत इस मसले को उठाया, एक आम आदमी को आप लोग के जरिए समझाने की कोशिश की कि IPPs होते क्या हैं, किस तरह से काम करते हैं, कितना ये पैसा ले रहे हैं। फिर उसके बाद एक टास्क फोर्स इसीलिए बनी थी कि वो महीने भर में अपनी एक रिपोर्ट मुरतब करेगी, सारे IPPs को वो कन्विंस करेगी, लेकिन ना उसके हमने कोई इजलास देखे, ना वो कोई खातिर ख्वाह रिपोर्ट सामने ला सकी, ना कोई ऐसी डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें ये सारी चीज़ें बताई जाती। तो ये आप ये तो सही कह रहे हैं कि मामला वाकई असेंबली में जिस तरह इस वक्त एक 2-3 दिन से माहौल बना हुआ है, इस माहौल में डिस्कस होने वाला मामला था, लेकिन वो टास्क फोर्स की रिपोर्ट कहाँ गई? उसमें क्या रेलेवेंट लोग नहीं थे, तजुर्बा नहीं था उनके पास, वो कहाँ गायब हो गए सारे लोग? मैंने आपको कहा था, मैंने वर्ड यूज किया था, मुझे आपसे मैं जितनी डिस्कशन करता हूँ ना, मुझे वो वर्ड बाय वर्ड याद होती है। मैंने आपसे कहा था कि अरबाज जंग, ये तिफल तसल्ली है। ये होता क्या है, जब इवेंट कराई होता है ना जरा ज्यादा, आपने मैंने मिलके से मुराद हम अवाम, मतलब मैं तो अपने आप को अवाम में कंसिडर करता हूँ ना, जो अवाम है हम, तो उसमें जब हमने बहुत ज्यादा खप डालनी शुरू की, बहुत ज्यादा बात हुई, मुख्तलिफ फोरम से बात हुई, तो हमारे यहाँ होता यह है कि फौरी तौर पर एक कमेटी बना दो और उसके जिम्मे वो सारे के सारे इश्यूज डाल दो। अब जब भी कभी बात होगी तो स्पोक्स पर्सन के पास कहने के लिए कुछ है कि जी हमने इस पे एक मुतल्लिका कमेटी के जिम्मे ये मामलात कर दिए हैं और हम इसकी छानबीन करेंगे और हम जल्द एक खुशखबरी सुनाएंगे। ये मैंने आपको वो लेटर प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना दी है, क्योंकि मैंने भी बात की। और शोभ साहब, इसके जो अमली इक़दाम हुए वो भी बड़े शॉर्ट टर्म है ना, कि वो 2 महीने के लिए पंजाब ने रिलीफ दे दिया, वो 2-2.5 महीने के लिए प्राइम मिनिस्टर ने रिलीफ दे दिया, लेकिन वो तो वो चंद मखसूस लोगों को वो रिलीफ मिला है, और वो भी जब खत्म हो जाएगा उसकी मियाद, तो फिर उसके बाद क्या है? कोई प्लान मौजूद नहीं है। मखसूस लोगों से ज्यादा उसकी जो डायनामिक्स थी वो जरा सुन लीजिए। सिंगल फेज मीटर, आपके 200 यूनिट का आपके ऊपर वो बार उन्होंने कट लगा दिया। अब उसके बाद हुआ क्या कि जनाब अब इसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? तो पता ये चला कि जी तरक्याती जो बजट था, तरक्याती भी अब एक मजाक ही है वैसे ये जुमला कहना कि भाई किसी जगह का तरक्याती बजट, वहाँ करके क्या दिखाते हैं हमें तरक्की। उन्होंने कहा इस बजट को कंज्यूम करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है, अगर तरक्याती वाले खाते में जाएंगे तो फिर हमें कल रिपोर्ट्स भी सबमिट करवानी पड़ेंगी, जस्टिफिकेशन भी देनी पड़ेगी कि ये पैसा हमने यहाँ खर्च किया, यहाँ करवाया, ऑडिट की भी इश्यूज होंगे। मैं आपके सारे टेक्निकल भी चीजें बीच में कवर करके दे रहा हूँ आपको। तो ऑडिट के भी इश्यूज होंगे, तो इससे बेहतर है वो पैसा उठा के बिल के रिलीफ में लगा दो। वो तरक्याती बजट का 50 अरब रुपया उन्होंने लगा दिया जी 2 महीने के अंदर, फटाफट फारिग। अब आपको ना ऑडिट का हिसाब देना है, ना किसी को जवाब देना है। क्यों जी, आपने तो कौम का बड़ा बोझ उतारा। क्या बोझ उतारा जी? 2 महीने का रिलीफ दे दिया। इतना बड़ा रिलीफ कि मैं तो समझता हूँ कि शायद मतलब हातम ताई भी अपनी कब्र में बेचैन हो रहे होंगे कि इस कौम के साथ इतनी बड़ी नेकी हो गई कि 2 महीने का रिलीफ इस कौम को मिल गया। सही, लेकिन अब शुभ साहब उस 2 महीने के बाद ज़ाहिर है ये हुकूमत भी अभी फिलहाल तो कहीं जाती नजर नहीं आ रही, इस हुकूमत ने भी रहना है, और उसके बाद भी इन्हीं को ये सारी जो इस वक्त बुनियादी ज़रूरी चीज़ें वो लोगों को प्रोवाइड करनी है। उस 2 माह बाद होगा क्या? ये 3-4 महीने चले, मौसम बेहतर हो जाएगा, कंजम्पशन थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन उसके बाद दोबारा मौसम तब्दील होना है, कंजम्पशन दोबारा बढ़नी है। उस वक्त के लिए कुछ होता आपको नजर आ रहा है? कुछ भी नहीं ऑन ग्राउंड। मैंने तो आपसे कहा है कि देखें, अगर वाकई आप समझते हैं ना, अल्लाह करे हमारी बात वहां तक जाए और पहुंचे। मैं तो कहता हूँ अल्लाह से, सुबह मैं जब आपके प्रोग्राम में भी बैठता हूँ तो मैं ये दुआ करके बैठता हूँ कि शायद कि इनके दिल में उतर जाए हमारी बात। मैं अब भी आपको कह रहा हूँ कि ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसके अंदर कोई ऐसी टेक्निकलिटी, कोई ऐसा इबाम नहीं है। अगर है तो अपने टेक्निकल एक्सपर्ट्स की टीम को बिठाए ना। मेरे जैसे एक आजिज एक तालिब इल्म, मैं तो कभी भी ये क्लेम नहीं करता, ये तो आपकी मोहब्बत है कि आप कह देते हैं एनर्जी एक्सपर्ट। मैं तो कहता हूँ मैं तालिब इल्म हूँ, इस पाकिस्तान का तालिब इल्म हूँ, इस पाकिस्तान की लाइफ लाइन जो पानी है मैं उसका तालिब इल्म हूँ। मैं एक तालिब इल्म होने की हैसियत से आप इनकी टीम बिठाएं, मैं उसको फेस करने के लिए तैयार हूँ कि जनाब आपके ये चंद एक इश्यूज हैं, आप इन पे आए, आप छोड़ें ये कमेटियां बनाना, ये आज करें ना फैसला।
रात को बुलाएं जो है ना सारी की सारी बैठे जमातें मिलकर और पार्लिमानी कमेटीज बैठे और वो कह दें कि सुबह एक सिंगल पर्सन को हम नहीं छोड़ेंगे जिसने बिजली चोरी की होगी, पता चलेगा सबसे पहले खुद ही अरेस्ट हुए हैं सारे। ठीक है, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर शोएब अहमद साहब एनर्जी एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थे, उनकी सुनी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अब पाकिस्तान को इस वक्त IMF के प्रोग्राम की बड़ी शदीद ज़रूरत है। कुछ दिनों में ये प्रोग्राम जब मुकम्मल हो जाएगा, पाकिस्तान को मतलूबा डॉलर्स मिल जाएंगे, उसके बाद हमारी इकॉनमी में क्या क्या मुस्बत पेशरफ्त हो सकती है। एक ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। एक बार फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे और वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब का ताज़ा बयान है कि IMF की जो भी शराइत थी, जो भी अहदाफ थे, वो बड़े बेहतर और एहसन तरीके से हमारी जानिब से पूरे कर लिए गए हैं। अब उनके एग्जीक्यूटिव बोर्ड का एक अपना तरीक़ाकार है, वो उसमें प्रोग्राम की मंजूरी देंगे और फिर पाकिस्तान को जो अगला $7 अरब का प्रोग्राम है मिल जाएगा। लेकिन अब कुछ तज्ज़ियाकारों की जो राय सामने आ रही है उसके मुताबिक कि जो शराइत पाकिस्तान ने इस प्रोग्राम के बदले मानी है वो समझे कि बहुत ही भारी कीमत है इन $7 अरब की, चूँकि IMF की शर्त थी कि अब पाकिस्तान कोई अपना स्पेशल प्रोसेसिंग जोन नहीं बनाएगा, कोई एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन नहीं बनेगा, कोई स्पेशल इकोनॉमिक जोन नहीं बनेगा, और अगर ये जोन्स नहीं बनते तो फिर जो CPEC का दूसरा मरहला है वो इसकी वजह से थोड़ा स्लो डाउन हो सकता है। पाकिस्तान का असल इशू इस वक्त है कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ पा रही हैं, तो इसके नतीजे में न सिर्फ पाकिस्तान का ग्रोथ रेट मुतासर होगा बल्कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में भी खातिर ख्वाह कमी या लिमिटेशंस हम देख सकते हैं। तो अब ये सूरत हाल कितनी खतरनाक हो सकती है कि हमें प्रोग्राम तो मिल रहा है लेकिन कंडीशंस हमारे ऊपर बड़ी सख्त आयद की जा रही हैं। साहब माहिर माशियात हैं हमारे साथ मौजूद हैं। इकराम साहब, बहुत शुक्रिया सर, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये जो चंद एक कंडीशंस ऐसी हैं जो कि पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए आगे शायद उतनी फ्रूटफुल साबित ना हो सकें, तो इसको मानने की हमारी इकोनॉमिक टीम की, हमारी गवर्नमेंट की क्या मजबूरी थी? हमें हर हाल में प्रोग्राम चाहिए था, चाहे शराइत कोई भी हम पर आयद कर दी जाए? जी, पाकिस्तान के पास दो ही ऑप्शन थे। एक ऑप्शन ये था कि हम बाकायदा डिक्लेयर्ड डिफॉल्ट की तरफ चले जाएं, दूसरा था कि पाकिस्तान जो है सख्त से सख्त शराइत भी मान ले। अब जो ट्रिक थी जो पाकिस्तान के लिए कारगर साबित हो सकती थी वो ये थी कि कहीं मिडिल में इसके आ जाए कि ना डिफॉल्ट से नजदीक हो हम और ना ही हम तो बहुत ज्यादा भारी शराइत जो है वो मानने के करीब चले जाएं। उसमें तकरीबन ये समझिए कि 15 से लेकर 20% तक कामयाबी तो मिली है, लेकिन वो कामयाबी चाहिए थी 50%। अब चूंकि 50% कामयाबी नहीं हुई तो पाकिस्तान ने रिलैक्स करना शुरू कर दिया कि यार इतनी भारी कीमत पे ये लोन मिल रहा है, तो अगर ये लोन भी हमारे पे एक अजाब बन जाएगा और ऑलरेडी जो मईशत गिरी हुई है वो भी एक अजाब बन जाएगा, फिर जो हम टैक्स लगाएंगे उससे जो मार्केट बैठ जाएगी, जो बिजली की कीमतें और गैस की कीमतें बढ़ेंगी उससे भी मार्केट बैठ जाएगी, तो फिर हमें रेवेन्यू नहीं मिलेगा। तो ये चारों तरफ से हम घिर गए हैं, तो अब क्या करें? ये सोच अभी खत्म नहीं हुई। हालांकि पाकिस्तान ने बहुत इंतजार करके अपने आप को वहां तक तो पहुंचा लिया है कि 25 तारीख रख दी गई है, लेकिन 25 तारीख को पाकिस्तान के लिए जो पैसे होंगे वो कितने होंगे? जरूरी तो नहीं कि $7 अरब हो। फिर ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान को ये कहा जाए कि हाँ आखिरी मरहला आ गया है, आप अब ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ये काम करें कि 5-10% और बढ़ जाएं इस काम में, यानी शराइत पूरी करने में, टाइम के हिसाब से, वॉल्यूम के हिसाब से जो कि आपने पैसे जमा करने हैं और उस वॉल्यूम के हिसाब से जिसकी जो आपने खर्च करने हैं या सब्सिडी देनी है। तो इस हो सकता है कि कुछ लास्ट मिनट कोई चीज ले आए, मुझे इस चीज का खतरा है। डिफॉल्ट तब होगा जब वो न माने, तो ये है असल बात। तो इकराम साहब, ये जो अभी एक स्पेशल प्रोसेसिंग जोन या एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की अगर बात हो रही है और अगर वो पाकिस्तान कोई नई तरतीब दे पाता या पाकिस्तान अलाउ ही नहीं होता ये सब करने के लिए IMF की शराइत के तहत, तो फिर आगे इंडस्ट्री के लिए तो बड़ी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। हमें अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है और इंडस्ट्री इस वक्त वैसे ही इन मौजूदा हालात में सुकड़ रही है, तो फिर ये इतनी मुश्किल शर्त इसके साथ पाकिस्तान कैसे आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकेगा? ये सिर्फ इंडस्ट्री का मामला नहीं है, ये 4 चीजों का मामला है जो किसी भी रियासत की या मईशत की या रियासती मईशत की जो बुनियाद होती है वो 4 चीजें उसमें। नंबर 1 पाकिस्तान के एतबार से तो इन्वेस्टमेंट है कि क्या इन्वेस्टमेंट आएगी। नंबर 2 है मार्केट, अगर मार्केट ही नहीं होगी, चल नहीं होगी, तो इन्वेस्टमेंट कहां से आएगी। नंबर 3 है टैक्सेस, कि अगर टैक्सेस इतने बढ़ जाएंगे कि मार्केट ना चल सके तो फिर दोनों चीजें गई, इन्वेस्टमेंट भी गई, मार्केट एक्सपेंशन भी गई। और चौथी चीज क्या है कि आपने खर्चे इतने कम करने हैं अपने, इसीलिए तो 225 या 227 महकमों का या महकमों के बच्चों का
खत्म कर देना जो है उसकी लिस्टें आ रही हैं बार बार, और पेंशन की कमी आ रही है, नई भर्तियों की कमी आ रही है। वो इसीलिए आ रही है कि ये 4 चीजें जो है ना, इसमें हम कुछ ना कुछ कर ले। अच्छा, अब IMF जो है वो $7 अरब दे रहा है। अगर IMF $25 अरब दे रहा होता और उससे कम से कम हम इन्वेस्टमेंट लाने में कामयाब हो सकते हैं, तो शायद IMF की सारी शराइत मान ली जाती, मार्केट को भी कुछ अर्से के लिए बिठा लिया जाता। लेकिन $25 अरब बहुत कम होती है, उसके जरिए नई बिल्डअप हो सकती थी। अब ना नया बिल्डअप हो सकता है $7 अरब से, ना ये शराइत मानी जा सकती हैं, ना वो वाली शराइत मानी जा सकती है जो अब आप कह रहे हैं कि कहीं जो चाइना के साथ जो माहिदों के साथ जुड़ी हुई चीजें हैं, तो उनपे भी उन्होंने एक किस्म का हाथ डाल दिया है कि इसमें भी आगे ना बढ़े। जो इंडस्ट्रियल जोन्स हैं नए, वो उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकते जब तक पाकिस्तान अपनी इन्वेस्टमेंट ना करे और चाइनीज इन्वेस्टमेंट के अलावा बैरूनी इन्वेस्टमेंट भी साथ ना आ जाए। सही। तो ये पाकिस्तान जो है इसकी शराइत बहुत सख्त है। इकराम साहब, जो अभी ये $25 अरब का एक फिगर आपने कहा, जा रहा है IMF तो इतने डॉलर्स हमें नहीं दे रहा, लेकिन हमें इतने ही डॉलर्स अभी रिटर्न करने हैं मुख्तलिफ ममालिक को भी, मुख्तलिफ बैंक्स को भी, जिनसे हमने कर्जे लिए हुए हैं। अब अगला 1 से 2 साल ऐसे हैं कि जिसमें हमें ये रकम देनी है। अब जो रोल ओवर्स की तरफ हम जा रहे थे वो भी इस वक्त ज़ाहिर है 100% भी अगर हो जाते हैं तब भी पाकिस्तान की मुश्किलात तो नहीं हल होने वाली। अगर ये 3 ममालिक हमें $12 अरब का एक ब्रीदिंग स्पेस दे देते हैं अगले 1-2 साल तक, तो क्या इस दौरान आपको ऐसे कुछ इंडिकेटर्स नजर आ रहे हैं कि हम कवर अप कर जाएंगे चीजें और फिर हमें फर्दर रोल ओवर्स पर नहीं जाना पड़ेगा? देखें, इस IMF के जो पैकेज है इसकी बुनियाद में एक बहुत ही खतरनाक चीज है, उसकी तरफ मैं तवज्जो दिलाता हूँ। इन्होंने कहा कि आप सेफ डिपॉजिट्स लें, आप कर्जा लें, मजीद कमर्शियल बैंकों से लें और भारी सूद पे लें, इसके अलावा आप रोल ओवर्स करवाएं। तो ये जो 3 चीजें हैं, ये तो जो आप पैसे ले रहे हैं उसकी कीमत $25 अरब वाली हो गई है ऑलरेडी। $7 अरब के बजाय उसकी कीमत $25 अरब हो गई है। वो क्यों? क्योंकि आप कर्ज वापस नहीं कर सकेंगे, उन पे सूद बढ़ता चला जाएगा, सूद बढ़ता चला जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पाकिस्तान को तो $25 अरब लगाने पड़ेंगे। $125 अरब पाकिस्तान में आइंदा साल तक यानी सितंबर तक आपने तैयार रखने हैं। इनको आहिस्ता आहिस्ता इनको $125 अरब लगाने हैं। किस चीज में? कर्जों पे और सूद की वापसी में और इंपोर्ट पे। ये जो सारी रकम है ये कहां से आएगी? और जो पहले से ये कह दिया गया कि आप नए कर्जे लेकर और भारी उस पे कमर्शियल लोन्स पे भारी सारा सूद के साथ वो आप ले लें, तो वो जो पिछले लिए हुए हैं वो भी वापस करने हैं, नए की भी वापसी का तकाजा शुरू हो जाएगा। तो आप तो वहां पहुंच ही नहीं सकते जो जिसके लिए आप $7 अरब ले रहे हैं। ये तो $7 अरब मजीद महंगे पड़ जाएंगे। लिहाजा ये घाटे का सौदा है जो पाकिस्तान कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान फंसा हुआ है। घाटे का सौदा या मईशत की मौत, पाकिस्तान ने 2 में से एक चुनना है। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया इकराम मोती साहब, हमारे माशियात हमारे साथ मौजूद थे। और ज़ाहिर है इस वक्त मुश्किलात अपनी जगह पर मौजूद हैं। देखेंगे कि आने वाले वक्त में कैसे पाकिस्तान इन तमाम मुश्किलात को डील करता है। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।